वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। सो प्रीवियस लेक्चर की जैसे सीरीज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके आगे अब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो इसको एनालिसिस करने का एक प्रोसीजर है, सबसे पहले हम उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहला, डिटरमाइन द एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको पता है कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 and the third one is the moment sigma mz equal to 0. So these are the three equations जो static equilibrium equation कहलाती हैं। इनके थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पहले से डिटर्मिनेट है। अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो तो एडिशनल कंपैटिबल इक्वेशंस हमारे यूज करके हम उसको यूज करते हैं, लेकिन अभी हमें पता होता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हमें उसके इक्विलिब्रियम चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फाइंड इंटरनल रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन बाय कंसीडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम ऑफ आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द पोर्शन। तो ये लाइन थोड़ा सा आपको समझने में टफ लगेगी, क्योंकि इसको मैं अभी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। सो यहां पर क्या होता है, तीन पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस किसी सेक्शन पर होती हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने यहां से बीच से कट कर लिया है, तो यहां पर केवल तीन पॉसिबल रिएक्शंस होंगी। द फर्स्ट वन इज एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट जो होगा ये इधर की ओर लगेगा और इसमें इधर की ओर लगेगा। बेंडिंग मोमेंट एक इधर की ओर और दूसरा इधर की ओर। और थर्ड वन इज शियर फोर्स, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हियर इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीन फोर्स हमको हमेशा लगते हैं, एक्सियल थ्रस्ट, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। इन्हीं को हमें यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अनुसार हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लॉट वेरिएशन ऑफ इंटरनल रिएक्शन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक एंड से दूसरी एंड की तरफ हम चलते हुए हर एक पोर्शन पर इंटरनल रिएक्शन फाइंड करते हैं। मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और एम जेड इक्वल टू 0। ये तीनों को हम फाइंड करते करते हर एक पॉइंट से एक एंड से दूसरी की एंड की ओर चलते हैं। तो एक्सियल थ्रस्ट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम करते हैं डायग्राम के थ्रू। इससे क्या होता है, एक वेरिएशन मिलता है डायग्राम में। आपने देखा होगा अगर कहीं पर, वेरिएशन के थ्रू हमें यह पता चलता है कि कहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस है और कहां पर मैक्सिमम रिएक्शंस आ रही हैं। इन मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम रिएक्शन के थ्रू हम ये कर पाते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफली से डिजाइन हो। तो सेफ्टी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर पाते हैं कि कहां पर स्ट्रक्चर फेल होने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो उस हिसाब से हम सेफ्टी के लिए इसे ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रिलेशन बिटवीन लोडिंग, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इनके बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। तो अगर आप यहां पर देखो तो फर्स्ट रिलेशन इज, if there is a point load at a section on a beam then the shear force suddenly change। shear force जो होता है अगर कहीं पर point load है तो suddenly change होता है, but bending moment remains the same, bending moment same रहता है। सेकेंड पॉइंट बोलता है, इफ देयर इज नो लोड बिटवीन द टू पॉइंट्स देन द शियर फोर्स डज नॉट चेंज। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो शियर फोर्स चेंज नहीं होगा, बट द बेंडिंग मोमेंट चेंज लीनियरली। बेंडिंग मोमेंट जो होगा लीनियरली चेंज होगा। थर्ड पॉइंट ये बोलता है, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूडीएल बिटवीन टू पॉइंट्स देन द शियर फोर्स चेंज लीनियरली। अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स जो है लीनियरली चेंज होगा, बट बेंडिंग मोमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैराबोलिक लॉ। बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करते हुए चेंज होगा। फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म वेरिंग लोड बिटवीन टू पॉइंट्स इन द शियर फोर्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पैराबोलिक लॉ, बट द बेंडिंग मोमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक लॉ।
ठीक है, ये सारी कंडीशंस है। ये यूज कैसे करनी है मैं अभी आपको आगे जो एग्जांपल्स लूंगा उसके थ्रू मैं समझाऊंगा। सो मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो यहां पर 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पर ऊपर से, और यहां पर ए बी के बीच में लग रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स। 1000 न्यूटन का फोर्स मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 1000 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 1000 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 किलो न्यूटन का लोड जो एक्ट कर रहा है। तो 1 किलो न्यूटन का लोड यहां पर एक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी मैं फाइंड कर सकता हूं। सो रिएक्शन एट ए 1000 ऊपर से आ रहा है तो यहां पर क्या होगा 500, सिमिलरली यहां पर भी 500 होगा। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं AC के बीच में शियर फोर्स खोजने की कोशिश करूं तो मैं इसको XX डायरेक्शन में कट कर लूंगा। तो शियर फोर्स जो होगा सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो देखिएगा यहां पर ए जो ऊपर की ओर लग रहा है, ए जो ऊपर की ओर लग रहा है, ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है, मतलब ये ऐसे लग रहा है इधर की ओर। तो दिस इज क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो फोर्स है 1000 का, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये है निगेटिव साइन होता है हमेशा। तो देखिए लेफ्ट ऑफ से सेक्शन हम देख सकते हैं एक्स एक्स के, या राइट ऑफ द सेक्शन देख सकते हैं, हम कोई भी सेक्शन देखते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन में 500 का लोड आ रहा है, ठीक है। राइट ऑफ द सेक्शन में कितना आ रहा है 1000 का, और यहां पर भी 500 का। तो अगर मैं एक सेक्शन को सॉल्व करूं तो देखिए 1000 माइनस 500, क्यों माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर आ जाएगा 500। तो अगर आपको RA या RB में से कोई भी वैल्यू ना पता होती तो हम इस इक्वेशन के थ्रू उसको निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब अगर मैं, ये शियर फोर्स के लिए होगा। अब अगर मैं बेंडिंग की बात करूं तो बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट में साइन कन्वेंशन में सैगिंग पोर्शन जो होता है, सैगिंग मतलब कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड सैगिंग। सैगिंग जो होता है ये होता है पॉजिटिव, और ये जो होता है दैट इज कॉल्ड हॉगिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉगिंग। और हॉगिंग जो होता है ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट में सैगिंग और हॉगिंग आपको समझ में आ गया, और वहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, सिंपल। नेक्स्ट इज, अगर हम इसको आगे की ओर समझें तो एक ये न्यूमेरिकल है मान लीजिए मेरे पास, जिस पर 70 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस इज C, D, E। अब इसका हमें रिएक्शंस निकालना है। तो हमने क्या बोला था, जैसे यहां पर पिन लोड है, यहां पर रोलर है, ठीक है। तो पिन में कितने रिएक्शंस आएंगे, 2 रिएक्शन, कौन कौन से, दैट इज RA एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दैट इज HA, ठीक है। 2 रिएक्शन आएंगे, मूवमेंट ये लेगा नहीं, मैंने दरवाजे का एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, और यहां पर केवल एक ही रिएक्शन आएगा दैट इज RB, ओके। ये रोलर है तो एक ही। अब देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें निकालना है RA एंड RB इक्वल टू व्हाट, हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी। अब इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हिसाब से सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Mz इक्वल टू 0, ठीक है। यही 3 चीजें थी। अब देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्या इस बीम में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए कहीं पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं HA इक्वल टू 0, ठीक है, HA इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर देखिए
आर ए और आर बी नीचे से लगने वाले दोनों फोर्स ऊपर से लगने वाले सारे फोर्सेस के बराबर हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर से सारे फोर्स लग रहे हैं और पूरा फोर्स कहां से होके जा रहा है, आर ए और आर बी, तो इनके बराबर होना चाहिए। सो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 70 प्लस 100 प्लस 50। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। सो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आ जाएगा 220 किलो न्यूटन। लेकिन ये 220 किलोमीटर केवल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें केवल एक इक्वेशन मिली है, दैट इज आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 220 किलो न्यूटन। केवल यही इक्वेशन मिली है, लेकिन केवल यही इक्वेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन से, या तो ए से या तो बी से, हम सारे मूवमेंट्स को लेना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए मैं बी पॉइंट से लेता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट बी। तो पॉइंट बी से हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं सिग्मा एम बी इक्वल टू 0, जिस पॉइंट से भी हम लेंगे। तो देखिए पॉइंट बी से सबसे दूर कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज आर ए। तो आर ए इंटू लोड इंटू लेंथ, यहां पर आर ए कितनी दूरी पर है पॉइंट बी से, 3 + 2 + 3 + 2 दैट इज 10। ये ऊपर की ओर लग रहा था इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, या फिर क्लॉकवाइज लग रहा था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। अब 17 किलो न्यूटन किधर, नीचे की ओर, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो -70 किलो न्यूटन बी से कितनी दूरी पर, 3 + 2 + 3 दैट इज 8। 100 फिर नीचे की ओर, तो -100 इंटू कितनी दूरी पर बी से, 5, 50 नीचे की ओर या फिर एंटी क्लॉकवाइज इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। सो आर ए की वैल्यू आएगी 121 किलो न्यूटन। और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में आर ए की वैल्यू मैं रख दूंगा, तो मेरे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 99 किलो न्यूटन। सो यहां पर मुझे आर ए और आर बी की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, मूवमेंट्स लेने के लिए मैंने क्या किया, जिस पॉइंट से मूवमेंट लिया, अगर मैं ए से लेता तो बी साइड से शुरू करता, बी की दूरी ए से लेता जाता, 50 लेता, 100 लेता, 70 लेता, अगर मैंने 20 शुरू किया तो इधर से लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन, ऐसे हम निकालते हैं रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अब सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें 3 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है पॉइंट सी और डी पर, जो 2-2 मीटर की दूरी पर है। सिंपल। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर मैं सिंपल वही आर ए यहां पर है और आर बी यहां पर है, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल। तो देखिए यहां पर तो कुछ इस तरह से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 6 + 3 दैट इज 9। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, तो ए की तरफ से मूवमेंट हम लेंगे तो देखिए सबसे पहले सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, आर बी, कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर, ऊपर की क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। अब नीचे की ओर या फिर एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए कितना, 6, कितनी दूरी पर, 4 की दूरी पर, -3 कितनी दूरी पर, 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो आर बी इक्वल टू 30/6 दैट इज 5 किलो न्यूटन। सो इक्वेशन नंबर 1 पर रखेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 4 किलो न्यूटन। अब इसके बेस पर हम यहां पर एक शियर फोर्स मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमें ड्रॉ करना है, तो हम यहां पर एक आउटलाइन सी बना लेते हैं।
कि कहां कहां पर हमें कैसे कैसे चेंजेस चाहिए। अब हमने सबसे पहले यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमने ये एक लाइन खींच दी। यहां पर हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए हम बनाएंगे अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, देखिए आर ए कितनी वैल्यू, 4 किलो न्यूटन, क्या प्लस का, तो इसलिए ऊपर की ओर, दैट इज 4। अब क्या लिखा था हमने लोड कंडीशन में कि इफ देयर इज नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स देन द बेंडिंग मोमेंट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन यहां तक आया। अब यहां पर सडन जंप होगा कितने का, 3 किलो न्यूटन का, तो 3 किलो न्यूटन यहां से नीचे जाएगा, ठीक है, दैट वैल्यू इज 3। अब यहां पर देखिए जब 3 आ गया, ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर देखिए इस सेक्शन पर आर ए का लोड लग रहा है, तो आर ए अगर मैं इधर शुरू करूं, इधर से आर ए 4 स्टार्ट हुआ, 4 यहां से बढ़ता गया, यहां से बढ़ता गया, यहां से बढ़ता गया, यहां से बढ़ता गया, इस पूरे सेक्शन में 4 किलो न्यूटन का लोड लगा। अब यहां पर आया 3 किलो न्यूटन का, मतलब कितना कम, एक कम 3 से, तो यहां पर 3 पर आके ये रुक गया। अब 3 पर फिर यहां से आगे की ओर बढ़ा, तो एक क्लॉकवाइज 4, नीचे की ओर 3, एंटी क्लॉकवाइज 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 1 किलो न्यूटन का फिर यहां पर। तो यहां पर इस सेक्शन में जो आ रहा है, यहां पर अगर 4 की वैल्यू आ रही थी तो यहां पर आएगी 1 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहां से 4 आर ए एंटी क्लॉकवाइज 3, तो 1 हो जाएगा, तो 1 किलो न्यूटन फिर यहां से चलेगा यहां तक। अब जब यहां से यहां तक ऐसा 1 किलो न्यूटन चलता चलता आया, अब 1 किलो न्यूटन एक ही साइड से हम ले रहे हैं, तो 1 किलो न्यूटन यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या है 6 किलो न्यूटन, तो 6 किलो न्यूटन यहां पर आया, तो एक सडन जंप होगा 6 किलो न्यूटन का, ठीक है, नीचे। तो 6 किलो न्यूटन जब आएगा तो 4 इधर से देखिए, यहां से अगर मैं देखूं तो 4 माइनस 3 हमने किया था तो 1 आया था, माइनस 6 नीचे की ओर है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8 9 4 5 5 माइनस 5, तो यहां पर देखिए नीचे की ओर जब ये आएगा तो कितना नीचे तक आएगा, दैट इज 5 किलो न्यूटन, ठीक है 5, और 5 ये यहां से फिर आगे बढ़ेगा और फिर ये यहां से ऊपर की ओर, देखिए यहां पर 5 किलो न्यूटन आर बी पर है, दैट इज 5। तो दिस इज द नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझसे जरूर पूछिए, है ना, दैट इज ए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ए और दैट इज बी पॉइंट, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट्स जीरो लेने पड़ेंगे, ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स हैं वो हमें जीरो लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होते हैं, सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होते हैं। सो अब पॉइंट सी, ठीक है, टेक साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लेंगे और पॉइंट सी के अबाउट हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट सपोर्ट value is 0 and sign convention, so taking moment about left of point C,
तो देखिए पॉइंट सी के लेफ्ट में आप फिगर देख के समझते रहिएगा, 4 इंटू 2 लोड इंटू डिस्टेंस, सो आएगा हमारे पास 8 किलो न्यूटन मीटर। कैसे? लोड इंटू डिस्टेंस से। सिमिलरली टेकिंग मूवमेंट अबाउट लेफ्ट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी के लेफ्ट में अगर हम देखें तो देखिए आर ए कितनी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है, ऊपर से 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 3 कितनी दूरी पर, 2 किलो न्यूटन की दूरी पर। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास पहले से है, दैट इज 4, सो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 10 किलो न्यूटन मीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देखिए सपोर्ट्स पे 0, यहां पर आई 8 की वैल्यू, 8 किलो न्यूटन मीटर सी पर, और यहां पर आई 10 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको मैं यहां से मिला दूंगा लीनियरली, इसको भी यहां से मिला दूंगा लीनियरली, और इसको भी यहां नीचे आ गया 0। सो ये पूरा प्लस में बन रहा है, ये पूरा प्लस में बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ये बीम में यहां पर सैगिंग मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं, सैगिंग हो रहा है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन टाइप रहा, सिंपली सपोर्टेड बीम और कहां कहां पर किस तरह से हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपको समझ में आ रहा होगा और ये आगे तक सिविल इंजीनियरिंग में काम आता रहेगा। तो किसी भी टाइप का डाउट हो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।